कहते हैं कि दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई सबसे करीब होता है तो वो है भाई। मेरा तो कोई छोटा या बड़ा भाई है नहीं, मगर आपका है तो इस कहानी को पूरा सुनना और मुझे कमेंट में प्लीज ये लिख के बताना कि आपका आपके भाई के साथ कैसा रिश्ता है। एक ही आंगन में खेलना, एक ही थाली में खाना और एक दूसरे के लिए दुनिया से लड़ जाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भाई के साथ आप बचपन में खेला करते थे, वही भाई आज आपको मारने का प्लान कर सकता है? क्या एक ही खून दूसरे खून का इतना प्यासा हो सकता है कि उसे मार कर घर के आंगन में ही दफन कर दे और ऊपर से 100 किलो नमक डाल दे ताकि नामो निशान मिट जाए? फरवरी 2026 कुछ ऐसा ही हुआ झांसी के एक परिवार में, जहां सब कुछ परफेक्ट था। एक आलीशान कोठी, अच्छी नौकरियां और समाज में इज्जत। लेकिन इस घर की दीवारों के पीछे एक ऐसी नफरत पल रही थी जिसे किसी ने नहीं देखा। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक क्राइम केस नहीं बल्कि एक सबक है कि कैसे बाहर के लोग आपके घर में घुसकर भाइयों के बीच दीवार खड़ी कर देते हैं और कैसे एक नौकरानी पूरे खानदान की बर्बादी का कारण बन जाती है। झांसी का प्रेमनगर इलाका, यहाँ खड़ा था मिर्जा अकील बेग साहब का 2 मंजिला आलीशान मकान। यहाँ की गलियां गवाह हैं एक ऐसे रसूख की जिसे बनाने के लिए एक इंसान ने अपनी पूरी जवानी गला दी। मिर्जा साहब एक प्राइमरी स्कूल में काम करते थे, ईमानदार और मेहनती थे। मेहनत और ईमानदारी के साथ साथ इनके 2 बेटे भी थे, बड़ा बेटा तारिक और छोटा मुशारिक। मिर्जा साहब अक्सर आंगन में बैठकर दोनों बेटों को देखते और सोचते होंगे कि एक दिन ये दोनों भाई इसी आंगन की रौनक बनेंगे। बड़े बेटे तारिक ने एमबीए किया और अपनी आंखों में ऊंचे ख्वाब सजाए। छोटा बेटा मुशारिक थोड़ा कम पढ़ा लिखा था मगर शांत था। उस वक्त किसे पता था कि इस शांति के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा है जो एक आलीशान मकान की नींव हिला देगा। जब तक घर के मुखिया यानी मिर्जा साहब का साया उन पर था, इस घर की दीवारों से सिर्फ हंसी की आवाजें आती थी। लेकिन 2022 की वो काली तारीख आई और एक खौफनाक रोड एक्सीडेंट में मिर्जा साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी क्राइम अचानक नहीं होता, उसके छोटे छोटे संकेत पहले ही दिखने लगते हैं। फर्क बस इतना है कि हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। आप ये कहानी पूरी सुनो और मुझे बताओ कि वो संकेत कहां थे। जैसे ही पिता की अर्थी उस घर से निकली, उस आलीशान महल की छत जैसे उड़ गई। अब पीछे रह गई थी एक बेबस माँ और 2 जवान बेटे, साथ ही में करोड़ों की वो जायदाद। वो जमीन जिसे मिर्जा साहब ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए सहेजा था, वही जमीन उन गिद्धों के लिए दावत बनने लगी थी जो रिश्तेदारों के लिबास में उस घर के अंदर ही छिपे बैठे थे। कहते हैं कि जब छत गिरती है तो सबसे पहले गिद्ध नजर आते हैं। शायद मिर्जा साहब ऊपर से देख रहे होंगे कि जिस घर को उन्होंने पसीने से सींचा था, वहां अब खून की सिंचाई होने वाली थी। पिता की मौत के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। रिश्तेदारों का आना जाना बंद हुआ तो असली चुनौती सामने आकर के खड़ी हो गई कि घर का खर्च आखिर चलेगा कैसे। क्योंकि मिर्जा साहब सरकारी स्कूल में काम करते थे तो सरकार की तरफ से एक ऑफर आया। उनके बड़े बेटे तारिक को सरकारी नौकरी मिल सकती थी, लेकिन वो नौकरी थी एक चपरासी की। यहीं से इस कहानी का वो पहला मोड़ आता है जिसने सगे भाइयों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। आप खुद को एक पल के लिए बड़े बेटे तारिक की जगह रख के देखिए। उसने बरसों मेहनत की थी, एमबीए की डिग्री ली थी, वो किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर बनना चाहता था, सूट बूट पहनकर ऑफिस जाना चाहता था। जब उसे पता चला कि उसे चपरासी की नौकरी मिली है तो वो क्या करता? तारिक ने साफ कह दिया कि एक एमबीए पास लड़का अब स्कूल में झाड़ू पोंछा करेगा, लोगों को पानी पिलाएगा और फाइलें उठाएगा। अपने इसी स्वाभिमान और डिग्री के घमंड में आकर उसने वो सरकारी नौकरी ठुकरा दी। लेकिन पेट की भूख डिग्रियां नहीं देखती मेरे भाई। तभी छोटा भाई मुशारिक आगे आया। वो थोड़ा व्यवहारिक था। उसने सोचा कि घर की माली हालत खराब है, माँ बीमार रहती है, तो नखरे करने का कोई फायदा नहीं। उसने बिना किसी शोर शराबे के वो चपरासी की नौकरी पकड़ ली। समाज की नजरों में तारिक बड़ा था, पढ़ा लिखा था, लेकिन हकीकत में घर अब छोटा भाई मुशारिक उसकी चपरासी वाली तनख्वाह से चल रहा था। तारिक को लगता था कि मुशारिक ने चपरासी बनकर पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। वो जब भी मुशारिक को वर्दी में देखता था उसकी आंखों में नफरत होती थी। वही मुशारिक को अंदर ही अंदर ये बात चुभती थी कि मेहनत मैं कर रहा हूँ, लोगों की जी हजूरी मैं कर रहा हूँ, घर का खर्चा मैं उठा रहा हूँ,
लेकिन घर में आज भी हुक्म उसी बेरोजगार बड़े भाई का चलता है जो बस अपनी डिग्री का रौब झाड़ता है। वक्त बीतता गया और घर के हालात पूरी तरह बदल गए। मुशारिक अब घर का इकलौता कमाऊ बेटा बन चुका था। जिस घर में कल तक पिता का हुक्म चलता था, वहां अब मुशारिक की चपरासी वाली तनख्वाह वो फैसले करने लगी थी। इसी बीच घर में एक और मुश्किल खड़ी हो गई। माँ नज़मा बेग, जो अपने पति के जाने के बाद अकेली पड़ गई थी, अब काफी बीमार रहने लगी। उसकी सेवा और घर के कामकाज के लिए किसी हाथ की जरूरत थी। और तभी इस कहानी में एंट्री होती है मुस्कान की। मुस्कान इसी मोहल्ले की रहने वाली एक लड़की थी, एक बहुत ही साधारण और गरीब परिवार की लड़की जो गुजारे के लिए लोगों के घर में झाड़ू, बर्तन या खाना बनाने जैसा काम करती थी। जब मुशारिक उसे अपने घर लेकर आया तो सबको लगा कि माँ की देखभाल होगी, घर संभल जाएगा। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस सादगी के पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा था। हकीकत तो ये थी कि मुशारिक और मुस्कान के बीच काफी समय से कुछ पक रहा था। मुशारिक उसे घर में काम के बहाने इसलिए लाया था ताकि वो दोनों एक दूसरे के करीब रह सकें और घर वालों को शक भी ना हो। यहीं से इस घर के समीकरण बदल गए। मुस्कान ने माँ नज़मा बेग की ऐसी सेवा शुरू की कि माँ को उसमें अपनी बेटी नजर आने लगी। वो उनके पैर दबाती, वक्त पर दवा देती और अपनी बातों से उनका दिल जीत लिया करती। मुस्कान मुशारिक को भी हर वक्त इस बात का एहसास दिलाती थी कि आप तो इस घर के राजा हो, सब आपकी मेहनत का तो है। धीरे धीरे मुशारिक का दिमाग पूरी तरह मुस्कान के कंट्रोल में आ गया। मुशारिक को अब लगने लगा था कि मुस्कान ही वो इकलौती इंसान है जो उसे वो इज्जत देती है जो उसके सगे भाई उसे नहीं देते। मुशारिक ने तय कर लिया था कि वो अब और नहीं छुपेगा। वो इस नौकरानी को अपनी बेगम बनाकर तारिक के सामने खड़ा कर देगा। जब मुशारिक ने दबी जुबान में अपनी माँ और भाई के सामने ये बात रखी कि वो मुस्कान से निकाह करना चाहता है, तो उस घर में एक सन्नाटा पसर गया। माँ तो फिर भी बेटे की खुशी के लिए थोड़ा नर्म पड़ गई, लेकिन बड़ा भाई तारिक जिसे अपनी पढ़ाई और खानदान के नाम पर इतना गुरूर था, वो गुस्से से लाल हो गया। उसने जो बातें कही वो शायद आज भी हमारे समाज के हर दूसरे घर की हकीकत है। तारिक ने मुशारिक की आंखों में आंखें डालकर दहाड़ते हुए कहा कि पागल हो गए हो क्या मुशारिक? होश में आओ। समाज में हमारी इज्जत है, बेग खानदान का नाम है। कल तक जो लड़की हमारे घर में झाड़ू लगाती थी, जो हमारी अम्मी के पैर दबाती थी, वो आज हमारे बराबर सोफे पर कैसे बैठेगी? नौकरानी को बहू बनाओगे तो दुनिया हंसेगी हम पर। तारिक का ये क्लास कॉन्शियस होना, यानी खुद को ऊंचा और मुस्कान को नीचा समझना, मुशारिक के दिल में खंजर की तरह चुभने लगा। यहीं से नफरत की वो आग भड़की जिसको बुझाना अब मुमकिन नहीं था। और इसी दरार का फायदा उठाने के लिए बाहर गिद्ध तो तैयार बैठे थे। मुस्कान और उसका भाई तालिब, ये दोनों कोई साधारण लोग नहीं थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि झांसी के बीचों बीच इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की कीमत करोड़ों में। लेकिन एक बहुत बड़ी अड़चन थी और वो था बड़ा भाई तारिक। तालिब और मुस्कान जानते थे कि जब तक दोनों भाई छत के नीचे हैं, तब तक उनका इस जायदाद पर कब्जा करना नामुमकिन है। तारिक पढ़ा लिखा था, समझदार था और घर का बड़ा होने के नाते हर फैसले में उसकी बात मानी जाती थी। इसीलिए उन्होंने एक बेहद खतरनाक खेल शुरू किया, फूट डालो और राज करो। मुस्कान ने मुशारिक के दिमाग को एक बैटल ग्राउंड बना दिया। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, मुस्कान मुशारिक के कान में जहर घोल रही थी। शायद वो बार बार उसे ये याद दिलाती थी कि जब तक तारिक इस घर में जिंदा है, आपकी कोई औकात नहीं है। आप ताउम्र उसके नीचे दबकर रहोगे। क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी इसी जिल्लत में पले? दूसरी तरफ साला तालिब बाहर से मुशारिक को उकसाता होगा। मुशारिक का ब्रेन वॉश इतनी सफाई से किया गया कि उसे अपने सगे भाई का चेहरा अब एक दुश्मन की तरह लगने लगा। 9 दिसंबर 2025 ये वो तारीख थी जिसने बेग खानदान को 2 हिस्सों में बांट दिया। मुशारिक ने दुनिया और अपने बड़े भाई की परवाह किए बिना मुस्कान से निकाह कर दिया। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये तारीख के उस खानदानी गौरव और तालीम के घमंड पर सीधा हमला था। मुशारिक ने जता दिया था
कि अब इस घर में उसकी मर्जी चलेगी। घर की मंजिलें बढ़ गईं। ऊपर की मंजिल पर मुशारिक और मुस्कान का नया राज शुरू हो गया और नीचे की मंजिल पर तारिक अपनी माँ के साथ रहने लगा। जो भाई कभी बचपन में एक दूसरे के पीछे भागते थे, अब एक दूसरे की परछाई से भी चिढ़ने लगे। ऊपर से ठहाकों की आवाज आती तो नीचे बैठे तारिक का खून खौलता। तनाव इतना बढ़ गया कि सांस लेना दूभर हो गया और आखिरकार एक माँ हार गई। नजमा बेग ने तय किया कि वो कुछ वक्त के लिए ग्वालियर अपने भाई मोहम्मद सलीम के घर जाएगी। उन्हें लगा कि शायद उनके जाने से घर में शांति आ जाए, शायद दूर रहकर भाइयों का गुस्सा ठंडा पड़ जाए। मगर मुस्कान और उसका भाई ताबिल कई महीनों से इसी का इंतजार तो कर रहे थे। मुस्कान ने मुशारिक के दिमाग में ये बात पत्थर की लकीर की तरह खींच दी थी कि आज अगर तुमने हिम्मत नहीं दिखाई तो कल तुम्हारा भाई तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। 10 फरवरी 2026 की उस रात मुशारिक ने अपने साले तालिब को चोरी छुपे अपने घर बुला लिया। अब घड़ी में सुबह के करीब 4:30 बज रहे थे। घर के बाहर अभी भी गहरा अंधेरा था। मुशारिक और उसका साला ताबिल ऊपर की मंजिल से दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरते। मुशारिक के पास एक प्लान था। वो सीधा ग्राउंड फ्लोर के किचन की तरफ गया। किचन का दरवाजा बंद था और उसकी चाबी हमेशा की तरह उसके बड़े भाई तारिक के पास थी। मुशारिक ने अपनी नफरत को गुस्से की शक्ल दी और तारिक के कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। नींद में डूबा हुआ तारिक, जिसे इस प्लान का जरा भी अंदाजा नहीं था, हड़बड़ा कर उठा। उसने आंखें मसलते हुए दरवाजा खोला और सामने खड़ा था मुशारिक। मुशारिक जिसकी आंखों में खून सवार था। मुशारिक ने चिल्लाना शुरू कर दिया, किचन की चाबी कहाँ है? क्या मैं भूखा मरूं? इस घर में मेरा कोई हक है या नहीं? तारिक, जो अभी नींद से पूरी तरह जागा भी नहीं था, उसे समझ में ही नहीं आया कि इतनी छोटी सी चाबी के लिए मुशारिक इतना हंगामा क्यों कर रहा है। दोनों भाइयों के बीच गाली गलौज शुरू हो गई। तारिक ने शायद झिझलाते हुए मुशारिक को पीछे हटने को कहा और जैसे ही वो चाबी लेने के लिए पीछे पलटा, मुशारिक ने पास ही में छुपी हुई भारी कुल्हाड़ी उठा ली। बिना एक पल की देरी किए मुशारिक ने पूरी ताकत से वो कुल्हाड़ी तारिक के सिर पर दे मारी। तारिक बिना एक शब्द बोले सीधा फर्श पर गिर गया। पास खड़ा साला तालिब ये सब किसी फिल्म की तरह देख रहा होगा। उसे ना कोई डर था ना कोई अफसोस, मगर तारिक अभी मरा नहीं था। उसकी आंखें अपने भाई को देख रही थी, शायद ये पूछने की कोशिश कर रही थी कि क्यों मुशारिक, क्या एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा मेरे खून से भी बड़ा हो गया? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मुशारिक उस वक्त एक हैवान बन चुका था। उसने चाकू निकाला और तारिक को मौत के घाट उतारने की कोशिश की। वो चाहता था कि सिर धड़ से अलग कर दे ताकि उसे कोई पहचान भी ना पाए। जिस भाई के साथ वो बचपन में सोता था, आज उसी के बेजान शरीर के ऊपर खड़ा होकर वो उसकी सांसें गिन रहा था। झांसी की वो सुबह आज एक सगे भाई के खौफनाक चेहरे की गवाह बन चुकी थी। अब सबसे बड़ा सवाल उनके सामने ये खड़ा था कि इस बॉडी का करें क्या? बाहर सड़क का काम चल रहा था, मशीनों का शोर था, मजदूर घूम रहे थे, हर तरफ खुदाई हो रही थी। मुशारिक और तालिब को पता था कि अगर वो इस बड़े शरीर को चादर में लपेट कर बाहर ले जाएंगे तो 100 आंखें उन्हें देख लेंगी। और तभी मुशारिक के शातिर दिमाग ने एक ऐसी योजना बनाई जिसे सुनकर आप भी कांप जाओगे। उसने तय किया कि कब्र बाहर नहीं बल्कि इसी घर के अंदर खोदी जाएगी। उन्होंने घर के अंदर ही किचन के पास वाली जगह को चुना और 6 फीट गहरा गड्ढा खोदना शुरू किया। बाहर के लोग समझ रहे थे कि घर के अंदर कुछ मरम्मत का काम चल रहा होगा। मुशारिक के दिमाग में उस वक्त एक और डर था, गंध, बदबू। उसे पता था कि झांसी की गर्मी और बंद कमरे में अगर ये सड़ने लगी तो उसकी बदबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। इसीलिए उसने अपना शातिर दिमाग लगाया। उसने बाजार से 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 100 किलो नमक की बोरियां मंगवाई। लेकिन इससे भी ज्यादा घिनौना काम अभी बाकी था। मुशारिक ने तारिक के शरीर से एक एक कपड़ा उतार दिया, क्योंकि उसे डर था कि कपड़े नहीं सड़ेंगे और कल को अगर खुदाई हुई तो कपड़ों से कहीं पहचान ना हो जाए।
इसके बाद शुरू हुआ वो खौफनाक काम। मुशारिक और तालिब ने एक एक करके नमक की बोरियां उसके बेजान शरीर पर खाली करना शुरू किया। 100 किलो नमक। नमक की एक मोटी और भारी परत तारिक के शरीर पर बिछा दी गई। मुशारिक का मकसद साफ था, नमक मांस को गला देगा, हड्डियों को पिघला देगा और कुछ ही वक्त में तारिक का वजूद मिट्टी में मिल जाएगा। अगले 10 दिन मुशारिक ने जो किया वो किसी साइकोपैथ से कम नहीं था। वो उसी घर में रहा, उसी किचन में खाना बनाया जिसके नीचे उसके भाई की यादें नमक में गल रही थी। वहां ग्वालियर में बैठी उनकी मां नज़मा बेग, उनका मन बार बार घबरा रहा था। उन्होंने अपने बड़े बेटे तारिक को फोन लगाया लेकिन फोन बंद था। फिर उन्होंने छोटे बेटे मुशारिक को कॉल किया। मुशारिक ने फोन उठाया और बड़ी ही इत्मीनान से, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, बड़े प्यार से झूठ बोला कि अम्मी आप फिक्र क्यों कर रही हैं, भाई तो अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर घूमने गए हैं। मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई होगी या नेटवर्क नहीं होगा, वो आ जाएगा, आप परेशान ना हो। सुनने में ये बात बड़ी मामूली थी लेकिन एक माँ का दिल वो मान ही नहीं रहा था। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 4 दिन बीत गए लेकिन तारिक का कोई सुराग नहीं मिला। जिस बेटे के बिना घर का पत्ता नहीं हिलता था वो अचानक गायब कैसे हो गया। नज़मा बेग की बेचैनी बढ़ती गई। उन्होंने अपने भाई मोहम्मद सलीम को सब बताया। आखिरकार 10 दिन बाद माँ और मामा ग्वालियर से झांसी अपने घर पहुंच गए। जब माँ और मामा अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुशारिक के चेहरे पर भाई के खोने का कोई गम ही नहीं था। वो अपनी नई पत्नी मुस्कान के साथ बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था। मामा सलीम ने कहा, मुशारिक काफी दिन हो गए हैं, तारिक का कुछ अता पता नहीं है, चलो अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। यहीं पर मुशारिक ने वो बात कही जिसने सबके कान खड़े कर दिए। मुशारिक ने रिपोर्ट लिखवाने से साफ मना कर दिया। उसने घबराते हुए कहा कि नहीं मामा, पुलिस के पास मत जाइए। अगर पुलिस घर आएगी तो पूछताछ करेगी, तो दफ्तर में सबको पता चल जाएगा, मेरी बदनामी होगी और मेरी चपरासी की नौकरी तो वही सही लेकिन वो भी चली जाएगी। भाई तो आ ही जाएगा, पुलिस को बीच में क्यों लाना है। सोचिए, सामने खड़ा शख्स ये कह रहा है कि उसका सगा भाई कई दिनों से लापता है, उसका फोन बंद है, लेकिन उसे भाई की जान की कोई फिक्र नहीं है, उसे अपनी चपरासी वाली नौकरी बचानी है। मामा सलीम चुपचाप वहां से निकले। उन्होंने आसपास के घरों और दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालना शुरू किया। उन्होंने 10 फरवरी और उसके बाद के कई दिनों की रिकॉर्डिंग्स देखी। तारिक घर के अंदर जाता हुआ तो दिख रहा था उन रिकॉर्डिंग्स में, लेकिन उसके बाद वो कभी घर की दहलीज से बाहर निकलता हुआ नजर नहीं आया। दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज में एक और खौफनाक मंजर कैद हुआ। मुशारिक और उसका साला तालिब भारी भारी बोरियां कंधे पर लाद कर घर के अंदर ले जाते हुए दिखे। जैसे ही मुशारिक, मुस्कान और उसके भाई तालिब को पता चला कि मामा सलीम ने सीसीटीवी फुटेज देख ली है और अब पुलिस के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके हाथ पांव फूल गए। मुस्कान, जो कल तक बड़ी चालाकी से घर की मालकिन बनने के सपने देख रही थी, रातों रात अपने भाई तालिब और परिवार के साथ घर छोड़कर फरार हो गई। उन्हें लगा कि अगर वो भाग जाएंगे तो शायद बच जाएंगे। अब मुशारिक अकेला रह गया। उसकी ढाल यानी मुस्कान उसे छोड़ चुकी थी। मामा सलीम ने बिना देर किए पुलिस को सूचना की। 18 फरवरी की वो तारीख जब झांसी पुलिस ने मुशारिक को अपनी गिरफ्त में लिया तो पहले तो कुछ भी मानने से इनकार करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी के सबूत सामने रखे तो मुशारिक टूट गया। उसने रोते हुए कहा, हाँ मैंने उसे मार दिया। वो मेरी पत्नी को नौकरानी कहता था और मुझे नीचा दिखाता था। मुझे अपनी खुशियां चाहिए थी। 19 फरवरी की रात पुलिस उसे लेकर उसके घर पहुंची। खुदाई हुई। 100 किलो नमक के नीचे से तारिक का वो शरीर निकला जो लगभग गल चुका था। सगा भाई, 100 किलो नमक और एक आलीशान कब्रिस्तान। आज मुशारिक और तालिब जेल में हैं और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्कान भी पकड़ी जा चुकी है। मिर्जा अकील बेग साहब का ये घर आज भी वहीं खड़ा है, लेकिन अब वो एक घर नहीं है बल्कि एक सबक है। एक ऐसा सबक जो बताता है कि जब रिश्तों में नमक घुलने लगे तो उसे बातचीत कर कर साफ कर लेना चाहिए, वरना वही नमक एक दिन रिश्तों को गलाकर कब्र बना देता है।